इंतजार होता है अपनी सैलरी आने का, लेकिन सैलरी आकर कहां गायब हो जाती है इसका अंदाजा ही नहीं लग पाता है। वजह है लगातार बढ़ रही महंगाई। रोटी, कपड़ा और मकान, आम आदमी का जिनके बिना गुजारा मुमकिन ही नहीं है, उसके दाम भी आसमान पर पहुंच गए हैं। महंगाई कहीं धीरे धीरे आपकी सेविंग्स का सफाया ना कर दे। ऐसे में जरूरी है कि आप बनाएं एक सही स्ट्रैटेजी, करें सही जगह निवेश। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारी खास पेशकश मार भगाओ महंगाई में हम करेंगे मदद आपकी महंगाई से लड़ने में, और इसमें मेरा साथ देंगे फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा और अर्नव पंड्या। आप दोनों का ही इस खास पेशकश में स्वागत है। तो हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आए दिन सब्जियों के दाम नई ऊंचाई छू रहे हैं, रेल का किराया बढ़ने से आपकी ट्रैवलिंग भी अब महंगी हो गई है, नॉन सब्सिडाइज एलपीजी के दाम भी यहां बढ़ा दिए गए हैं, और इन सब में मानसून अब तक पूरी तरह से दस्तक भी नहीं दे पाया है। यानी महंगाई का न सिर्फ आपके निवेश पर बल्कि घर के बजट पर सबसे पहले वार होगा। इसी पर अब करते हैं चर्चा। अर्नव जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले ये बताएं कि घर का बजट बनाने की जो हमारी आदत होती है वो तो हमारी रूटीन का एक हिस्सा ही है, लेकिन यहाँ पर आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि इस बढ़ती महंगाई में वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग अमूमन अपने बजट में कर देते हैं। जब किचन का बजट बनता है, घर का बजट बनता है, तो इसमें ये गलतियां अमूमन पाई जाती हैं। हम देखते हैं कि काफी सारी गलतियां लोग कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि वो कभी इन्फ्लेशन के लिए प्लान नहीं करते। तो अगर आपने ये नहीं किया होगा तो आपको पता चलेगा कि जैसे बढ़ती महंगाई है तो उसमें कई महीनों में आपके लिए 15 या 20 तारीख के बाद आपके पास कैश नहीं रहेगा, तो आपके लिए कैश क्रंच हो जाएगा। ये एक बड़ी चीज काफी सारे लोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी कभी हम क्या है कि प्रॉपर एलोकेशन नहीं करते, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बैंक अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट है तो उसका हमें यूज करना है, पर उसमें जब तक आप स्पेसिफिक एलोकेशन नहीं करते तब वो एक फंजिबल अमाउंट रह जाता है। यानी कि आप कहीं पर भी उसका इस्तेमाल कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि जब आपको कोई स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए तब वहां पर एक शॉर्टेज है। और तीसरी बात है कि हम इन्वेस्ट पूरी तरह से नहीं करते, यानी कि हम काफी सारे स्मॉल मिस्टेक्स कर लेते हैं। यानी कि सेविंग्स अकाउंट में कभी कभी अमाउंट काफी लंबे समय तक पड़ा रहता है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। दूसरी बात है कि हम सेफ्टी के नाम पे रिटर्न्स पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो काफी समय पे लोगों को लगता है कि हमें सेफ्टी पर ही ध्यान देना चाहिए, पर उसमें ये नहीं देखते कि सेफ्टी एक नोशनल अमाउंट रहता है, क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है तो आप वैसे भी एक लूजर रहते हैं इन द टर्म्स ऑफ कि इन्फ्लेशन आपके रिटर्न से ज्यादा हो गया। बिल्कुल, यही हम देखते हैं हर्ष, जब महंगाई बढ़ती है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स को, आपके रिटर्न्स को यहाँ पर खा जाती है। लेकिन अगर मैं घर के बजट की बात करूं तो इस बढ़ती महंगाई में आप बजट बनाते वक्त आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी? कविता, अगर हम पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो इसके 3 पहलू हैं। एक है इनकम, जो फर्स्ट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरा है एक्सपेंडिचर और तीसरा आता है सेविंग्स। सो अगर हम इनकम की इंडिविजुअली अगर एक टॉपिक पे देखें, इनकम, सो इनकम में आप जब एनालाइज करते हैं तो आपको ये देखना है कि आप मैं इनकम बढ़ा सकता हूं, तो यस, तो अगर आप मेहनत करते हैं। इनकम आप अगर नहीं बढ़ा सकते तो आपको ये देखना है कि मैं जो इनकम कमा रहा हूं तो उसको मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं। सो बेसिकली वहां पे आपका टर्म इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ये सब आ जाता है, लेकिन वो आज हमारा टॉपिक नहीं है तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस में पहला और जो फॉरमोस्ट आपको जो करना है वो है बजटिंग। ये एक डेकेड ओल्ड फॉर्मूला है, कोई नई चीज हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये चीज आपको डेफिनेटली करनी है। जितना हम इसके बारे में बात करें उतना ही कम है। तो बजटिंग आप पहला शुरुआत इसी तरह करेंगे कि आप हर जो खर्चे, पहले 3 महीने का सैंपल लीजिए। आप 3 महीने जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं वो एक मेटिकुलसली नोट डाउन करिए। महीने के एंड में उसे कैटेगरी में डिवाइड करिए। ग्रोसरी कितना हो गया, डाइनिंग आउट कितना हो गया, आपका मेडिसिन कितना हो गया, तो उसे आप एक कैटेगरी बनाएंगे। 3 महीने तक उसे एनालाइज करिए। फिर आपको एक यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा कि आपके कौन से अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, आप अगर वो कट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये तो बजटिंग की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म, आपने बजटिंग तो कर लिया, आप बताइए कि आप इसको एलोकेट करना है कि आपके टेलीफोन एक्सपेंसेस इतने हैं, आपके ग्रोसरी एक्सपेंसेस XYZ हैं, तो आप उसे बजट कैसे करेंगे? बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको जो इनकम आती है, सैलरी आती है, महीने के स्टार्टिंग में एक लमसम तौर पे आ जाती है। कई खर्चे होते हैं जो आपको 15 तारीख के बाद में ही लगते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हाउ टू मेक मनी लास्ट टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, वो है एनवेलप बजटिंग।
आप शुरुआत में आपने, क्योंकि 3 महीने का आपने ऑलरेडी एक एनालिसिस कर लिया है, आपको मालूम है कि आपकी ग्रोसरीज में एक एक्स अमाउंट लगता है, हम समझ लीजिए 15,000 रुपए महीने का लगता है। आपने देख लिया आपके टेलीफोन के करीबन 2,000 के बिल आते हैं, आपके दवाइयों के XYZ अमाउंट है, तो आपको एक अंदाजा आ चुका है। तो महीने के बिगनिंग में ही आप एक सेपरेट एनवेलप्स बना लें और उसमें आप एक अमाउंट डाल दें, 15,000 रुपए आप डाल दीजिए और उस पर बोल्ड में लिख दीजिए ग्रोसरी। दूसरे में अपने डाइनिंग आउट में आपको अगर महीने का 5,000 रुपए लग रहा है, जो खर्च है उसको आप डाल दीजिए एनवेलप। एब्सोल्युटली, तो एक एनवेलप बना के उसमें रख दीजिए। अब इसका फायदा क्या होता है कि आपने एक लिमिट अपर कैप कर दिया है और दूसरा उसके लिए फंड एलोकेट कर दिया है। अब इसका फायदा ये होता है कि सपोज आप ओवरबोर्ड चले गए डाइनिंग आउट में, आपने वीकेंड्स में, आप शुरुआत के वीक्स में आपने आउटिंग ज्यादा कर ली है, अगर आपको 5,000 रुपए ज्यादा खर्चा लगा है तो आपको दूसरे को एनवेलप को ओपन करके उसमें से पैसे निकालने होंगे। तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है कि अगर आप फिर आपका टेलीफोन के बिल के एनवेलप अगर फाड़ के उसमें से पैसे निकाल रहे हैं, आप खोलने से पहले 2 बार सोचेंगे जी। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो शुरुआत करने के लिए कि आप अगर बजटिंग कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसे एलोकेट भी करिए ताकि महीने के एंड तक आप वो पैसे बचा के रख सकें। तो ये एक तरीका है जिसमें आप खर्चा कम कर पाएंगे, जो महंगाई की मार है उसे आप थोड़ा कम कर पाएंगे एक थोड़ी हद तक ऑफ कोर्स, और फिर आप पूरे महीने के एंड तक आपके पैसे बचेंगे। और अगर कोई ये तो एक बेसिक हाउस होल्ड के लिए हो गया। अगर कोई एजुकेटेड है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट्स अगर समझते हैं तो ये पैसे वो लिक्विड फंड में भी निवेश कर सकते हैं, जो हम बात कर रहे हैं जो महीने के 15 दिन के लिए यूज नहीं होते, और फिर वहां से आप जैसे जैसे जरूरत पड़े आप उसे निकाल लीजिए और फिर अपने खर्चे के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। अर्नब जी, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महंगाई का बोझ एक तरफ बढ़ रहा है और दूसरा अगर किसी के पास कोई हैवी लोन पोर्टफोलियो भी हो तो उसको कैसे अपनी महंगाई में और अपने बजटिंग में उसका इस्तेमाल किया जाए, किस तरह के फंड उसको एलोकेट किया जाए? देखिए, जब आप इन्फ्लेशन का सामना करना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रैटेजी पहले से ही तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप एक प्ले सेफ स्ट्रैटेजी तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना जरूरी है। अब जैसे कि आपकी एक इंडिविजुअल सिचुएशन है और आपकी एज है, आपके एग्जैक्ट कंडीशंस है, उसके हिसाब से आप अनेक प्रकार का एलोकेशन कर सकते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस में। पर यूजुअली अगर आपको एक ओवरऑल पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके, तो आपको 2-3 चीजें करनी होगी। पहली बात एक कि इक्विटी में आपका एक प्रेजेंस होना जरूरी है और उसमें कई बार तो आपको थोड़ा हायर एलोकेशन चाहिए। दूसरी बात यह कि आप अपने डेट पोर्टफोलियो पे ध्यान दीजिए, क्योंकि काफी सारे समय में क्या होता है कि एक डेट पोर्टफोलियो आपके लिए एक ड्रैगर बन जाता है, यानी कि वहां रेट ऑफ रिटर्न काफी कम होता है। तो उस हिसाब से आप डेट पोर्टफोलियो पर भी ध्यान दीजिए, वहां एक रिटर्न मैक्सिमाइज करने का एक प्रयास कीजिए। और तीसरी बात यह है कि आप थोड़ा डिफरेंट एसेट क्लासेस में देखिए, यानी कि कमोडिटीज में भी देखिए। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, आप थोड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हो, तो रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सभी आपके एक पोर्टफोलियो का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें आप बेसिक्स पे ध्यान देते हैं तो आगे जाके आप उसको फाइन ट्यून करके इन्फ्लेशन को कंसिस्टेंटली बीट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे बेसिक्स पे हमें ध्यान देना होगा, जैसे कि अर्नब जी ने भी बताया किस तरह की इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए ताकि आपको महंगाई प्रूफ रिटर्न मिले या आपको महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिले। इस पर करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। हमारी खास पेशकश मार भगाओ महंगाई में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ है हमारे फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा और अर्नब पंड्या। बढ़ते हैं आगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि आपके घर का बजट कैसे बनाया जाए, कैसे इस बढ़ती महंगाई में अपने बजट को बैलेंस किया जाए। लेकिन हर्ष, अब बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। जब भी हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको अपनी गोल सेट करने चाहिए, उसके बाद अपनी निवेश रणनीति यहाँ पर तय करनी चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में गोल फॉर्मेशन या आप जब अपने गोल सेट करते हैं तो महंगाई को किस तरह काउंटर करना चाहिए? कविता, हमने 3 पहलुओं की बात की थी पर्सनल फाइनेंस को लेके। एक था इनकम, फिर हमने एक्सपेंडिचर के बारे में बात की, और तीसरा एलिमेंट है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो ये जो टॉपिक है इसमें हमने जो एलैबोरेटली अगर बात करें, पहले है कि आप अगर एक गोल सेट करते हैं कि आप किस लिए सेव कर रहे हैं। जरूरी नहीं आपके पास गोल होना है, लेकिन अगर होता है तो बेटर है।
तो वेल्थ क्रिएशन, एक जनरल कॉर्पस बनाना, वो भी एक गोल हो सकता है। सो जब आप गोल बनाते हैं उसका एडवांटेज ये होता है कि आप एक डायरेक्शन फिर से ले लिया आपको मालूम है कि मुझे रिटायरमेंट के लिए बचत करनी है। सो आपको मालूम है कि वो चीज 20 साल बाद या 30 साल बाद आने वाली है। जब आपको ये दोनों चीज मालूम होती है तब आप एक एसेट क्लास चूज कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें मालूम है इक्विटीज बेटर रिटर्न देता है, तो आप उसमें एलोकेशन जब करते हैं, इक्विटीज का एलोकेशन करते हैं। अब सवाल आया कि महंगाई जो इतनी हो चुकी है उसमें हमारे पास सेव करने और इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। बिल्कुल। अगर हम वो क्वेश्चन को आंसर करें तो एक छोटे इकोनॉमिक्स अगर हम लेते हैं, खाली एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर 1000 रुपया आप अगर 30 साल के लिए निवेश करते हैं इक्विटीज में, जो शेयर मार्केट है या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, आप हर महीने का सिर्फ अगर 1000 रुपया निवेश करते हैं और आपको अगर 14% रिटर्न मिलता है, इक्विटीज में पॉसिबल है ओवर 30 इयर्स। जो आप कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं वो है 54 लाख, 1000 रुपया मात्र से। और यही चीज आप कहते हैं कि मुझे आज की तारीख में बहुत महंगाई है, मेरे पास अभी सेव करने के लिए नहीं, मैं बाद में सोचूंगा, और आपने ये चीज 5 साल डिले कर दी, तो आपके पास अभी 25 साल बचे रिटायरमेंट के लिए। वही 1000 रुपया अगर आप 25 साल के लिए कर रहे हैं एट 14%, आपका जो कॉर्पस एंड में मिलता है वो होता है 26.5 लाख। सो आधा हो गया आपके 5 साल डिले करने के लिए। अब मुझे एक चीज आपको पूछनी है कि कोई भी हाउस होल्ड अगर चाहे तो पुश करके 1000 रुपया तो निवेश कर ही सकता है। बिल्कुल। ये जो अमाउंट होता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो फोबिया होता है कि मेरे पास बचता नहीं है, ये मोस्टली इट इज साइकोलॉजिकल। अगर आप चाहें तो 500 रुपए से शुरू करिए, लेकिन एक आदत बना लीजिए। सैलरी भी आपकी टीडीएस कट के ही आती है, तो अगर आप सोचें कि ये अमाउंट 1000 रुपया या 2000 या 5000 रुपए आपके पोर्टफोलियो में, आपके सैलरी में आया ही नहीं है, और आप निवेश करना शुरू करें, तो आपके जो सेकेंड पहलू था एक्सपेंसेस का, वो आप उसी में अपना एडजस्ट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ आप शुरू कर सकते हैं। और जहां तक निवेश करने की बात है कि कौन से एसेट क्लास में करें, देखिए अगर रिस्क नहीं लेते हैं आप, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क अपने आप में है। सो आपको इक्विटी जैसा एसेट क्लास अगर आप रिस्की समझते भी हैं तो भी आपको उसमें थोड़ा निवेश तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि नॉट टेकिंग रिस्क इज अ रिस्क बाय इटसेल्फ। बिल्कुल। और इक्विटी कहीं ना कहीं आपको महंगाई से राइट ऑफ तो कर ही देती है। इक्विटी में अगर आप निवेश करते हैं तो महंगाई का जो इफेक्ट है वो आपके रिटर्न्स पे बहुत ही कम दिखाई देता है, ना के बराबर दिखाई देता है। लेकिन अर्नब जी, ब्रेक पर आने से पहले आपने मेंशन किया था यहाँ पे एसेट एलोकेशन पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, देना पड़ेगा, खासतौर से अगर हम महंगाई को ध्यान में रखते हुए निवेश कर रहे हैं, और अगर लंबी अवधि का हमारा नजरिया हो, तो एसेट एलोकेशन में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरह का रेशियो होना चाहिए? अगर हम देखें तो एसेट एलोकेशन में पहली बात तो यह है कि आपके पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो, आपके पास सभी एसेट क्लासेस होने चाहिए। यानी कि इट शुड नॉट बी के आपके पास थोड़े समय के बाद मेजॉरिटी यानी कि 90% डेट में हो और दूसरा रियल एस्टेट में और इक्विटी हो ही नहीं, और ऐसा भी ना होना चाहिए कि आपके पास पूरा इक्विटी में हो या दूसरा कुछ है नहीं। तो हर एक एसेट क्लास आपके पास होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाए आप वहां ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ओवरऑल नंबर पे ना देखें, यानी कि ऐसा ना देखें कि मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप थोड़े यंग है तो आपको लिए से 60% इक्विटी पोर्टफोलियो जरूरी है। जब आप इन्फ्लेशन के बारे में सोचते हैं या उसको टैकल करने के बारे में सोचते, तब आपको विद इन दी एसेट क्लास भी किस प्रकार का एक्सपोजर है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने एक प्रकार के एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि आपका एसेट एलोकेशन कहता है कि आपके लिए 40% डेट में जरूरी है, लेकिन डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने चुने हैं वो ऐसे हो जिसमें आपका रिटर्न्स काफी कम हो जाए। तो विद इन दी एसेट क्लास यानी कि इक्विटी में देखें तो आप काफी सारी स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यूज कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए एक मिड कैप फंड भी होना जरूरी है। कई बार अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो तो स्मॉल एंड मिड कैप होना भी जरूरी है। उसी तरह आप अगर डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ डिफेंसिव ही नहीं, थोड़े ग्रोथ स्टॉक्स भी वहां आप रख सकते हो। लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की पॉलिसी फॉलो कर सकते हो। इसीलिए आप जब एक एसेट क्लास में देखें तो उसमें अंदर जाके थोड़ा पोर्टफोलियो का रीजिग या ट्वीक करना जरूरी है, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो का एक चांस दे कि वो इन्फ्लेशन को बीट सके। तो उसी प्रकार आप डेट पोर्टफोलियो भी देखें तो वहां भी थोड़े हाई यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स रख सकते हैं। इतना जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रिटर्न्स को चेस करें, क्योंकि रिटर्न्स हायर रिस्क के साथ आते हैं डेट में भी। पर आप अच्छी कंपनीज
उनके अब एनसीडीज आते हैं, बिल्कुल। उनके डिपॉजिट्स होते हैं, आप ध्यान करके चूज कर सकते हैं जिससे आपका थोड़ा यील्ड बढ़ सके। बिल्कुल, तो यहाँ पे काफी ध्यान से आपको अपना असेट एलोकेशन तय करना होगा, जो कि महंगाई, जिस पर महंगाई का बिल्कुल भी असर ना पड़े। लेकिन महंगाई पर तो हमारा काबू नहीं है, लेकिन स्मार्ट स्पेंडिंग से आप काफी मोटी बचत कर सकते हैं। तो कैसे बढ़ते दामों के बावजूद शॉपिंग और खाने पीने का उठाए पूरा मजा, ये बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हमारी खास पेशकश माल भगाओ महंगाई में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ बने हुए हैं हमारे खास मेहमान, फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा और अर्नव पंड्या। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्मार्ट स्पेंडिंग की, जहां पे सबसे पहले हम जिक्र करेंगे क्रेडिट कार्ड्स का। हर्ष, लगातार हम वर्ल्ड मनी पर और हमारे बाकी तमाम शोर्स क्रेडिट कार्ड की यूजेस के बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कैसे स्मार्टली अपने क्रेडिट कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं? वेल कविता, हमने सेकंड एलिमेंट बात किया था एक्सपेंसेस, तो हमने बजटिंग कर ली। अभी जब आपने बजटिंग कर ली है, उसके बाद आपके अब सब हेड्स मिल गए एक्सपेंसेस के। अब वो एक्सपेंसेस आप कितनी प्रूडेंटली स्पेंड करते हैं, वो आपके पर डिपेंड करता है। अब देखिए, हम अगर क्रेडिट कार्ड एक एलिमेंट लेते हैं जो हम यूसेज नॉर्मली मना करते हैं करना, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड के फीचर्स हम देखें, काफी इवॉल्व हो चुका है। सो एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जो आपको स्कीम्स मिलती है, एक कार्ड आपको नाम बताता हूं मैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सुपर वैल्यू टाइटेनियम कार्ड। इसके फीचर्स हैं कि आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको 5% कैशबैक मिलता है। सो आपका अगर 10,000 रुपए का आपका हर महीने के खर्चे हैं, आप अगर ये क्रेडिट कार्ड से भरते हैं तो आपको 5% कैशबैक मिलता है, विच इज अबाउट 500 रुपीज। सो आपको बिल्स तो भरने ही थे, उसमें कोई चॉइस नहीं था, तो आप अगर क्रेडिट कार्ड से भरते हैं आपको फायदा होता है। अगर आप डाइनिंग आउट और मूवीज का अगर देखते हैं, आप बुक माई शो के थ्रू अगर टिकट्स बुक कर रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक का कोरल प्लैटिनम कार्ड है, जिसमें वो 1-2 टिकट आपको महीने की आपको फ्री देते हैं अगर आप कार्ड से स्पेंड करते हैं। तो इस तरह आप छोटे छोटे खर्चे आपके, आप अगर प्रूडेंटली स्पेंड करते हैं तो थोड़े फायदे आप क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हैं। और आपके स्पेंडिंग के थोड़ा जो बजट है वो थोड़ा आप कम डेफिनेटली कर सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो अर्नव जी, ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे बढ़ती महंगाई का फायदा आप ऑनलाइन शॉपिंग से उठा सकते हैं? मेरा तो ये कहना है कि जब आप इन्फ्लेशन के बारे में सोचते हो तो आपको शॉपिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कम नहीं। और उसमें ऑनलाइन शॉपिंग एक बड़ी भूमिका प्ले करता है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको ज्यादा टाइम क्यों देना चाहिए, क्योंकि आपको सभी ऑप्शंस जो आपके सामने हैं उसके बारे में पहली चीज तो जाननी चाहिए कि कहां से आपको एक अच्छा डील मिल सके। तो काफी समय में आपको ऐसा भी दिखेगा कि ऑनलाइन आपको जो भी आपकी परचेज हो, अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं तो कई बार आपको एक लो कॉस्ट में वही चीज मिल जाएगी ऑनलाइन। तो ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि काफी सारे समय में इवन ऑफलाइन अगर आप परचेज करते हो तो बल्क परचेजेस में आपको एक कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपका ओवरऑल जो बजट है उसमें काफी सारे चीज को आपको स्पेंड करना ही है, तो उसमें आप इस प्रकार की डील के बारे में भी देख सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप एक अपने एक्सपेंस का एनालिसिस करके ध्यान पे ये रख लीजिए कि कहाँ आपका मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड होता है, और उस एरिया में आप ज्यादा रिसर्च कीजिए या ज्यादा ध्यान रखिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन सी आइटम का एवरेज प्राइस क्या है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपको एक लो प्राइस दिखती है तब आप इमीडिएटली परचेज कर सकते हो, कि यानी कि उस समय आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब करने से आपको थोड़ा कॉस्ट कम होगा और ओवरऑल आपका बजट भी लिमिट में रहेगा। बिल्कुल, यानी महंगाई से डरने की जरूरत नहीं है। महंगाई को मार भगाने के तमाम तरीके, तमाम टिप्स हमने आपको अपनी खास पेशकश में बता दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही समय निकालकर इस शो का हिस्सा बनने के लिए। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन अगर आपने ये शो मिस कर दिया है या CNBC आवाज का कोई भी शो आप नहीं देख पाए हैं तो hindimoneycontrol.com पर जाकर देख सकते हैं। नमस्कार।